कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था 10th क्लास का बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेसेस को हमने डिवाइड किया था 4 कैटेगरी में। एक तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। हमने कल न्यूट्रिशन डिस्कस किया था, और न्यूट्रिशन में भी हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड with the help of sunlight, carbon dioxide and water. They make their own foods, that why they are called the autotrophs. Autotrophs में ही और हमने इसके साथ डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। साथ में हमने एक बायोकेमिकल रिएक्शन भी फोटोसिंथेसिस में डिस्कस किया था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही थी और वाटर यूज हो रहा था। 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives the C6H12O6, glucose plus 6 O2, oxygen plus 6 H2O, वाटर वेपर। साथ में हमने मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था। लाइट रिएक्शन जो है वो ग्राना ऑफ द सेल में टेक प्लेस होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा ऑफ द सेल में। लाइट रिएक्शन में हमने डिस्कस की थी फोटोलाइसिस की, फोटोफॉस्फोरिलेशन की, और किस तरह से ATP और NADPH की सिंथेसिस हुई थी, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तथा डार्क रिएक्शन में किस तरह से यूटिलाइजेशन, एसिमिलेशन होती थी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यूटिलाइज किया जाता था कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में। उसी तरह से कल हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी डिस्कस किया था, और बताया था कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच the organisms cannot make their own food, but they depend on other organisms for their food. वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया था, या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन 3 टाइप। वन इज द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, saprophytic mode of nutrition. Second, parasitic mode of nutrition, and then holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition. तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म शामिल रहते हैं जो अपना खाना जो है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म और इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव देयर फूड। एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने ये बताया था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करके अपने एनर्जी जो है वो वहाँ से डिराइव करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉलो करते हैं प्रोसेसेस को, लाइक इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। आज हम न्यूट्रिशन को ही आगे ले जाते हुए आज हम काम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। यू कैन से द न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग।
और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, एज यू नो दैट द ह्यूमन बीइंग आर heterotrophic, omnivores, and mainly their energy drive system is depend on the digestive system. So अभी हम बात करेंगे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम इसके ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम फिर इसके पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दिस इज द माउथ एंड दिस वन द फूड पाइप। दिस इज द फूड पाइप। और जो स्टमक है, द स्टमक इज जे शेप। दिस इज द शेप ऑफ द स्टमक, जे शेप। और स्टमक के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर लीवर है। दिस इज द शेप ऑफ द लीवर। और उसके नीचे, बिल्कुल नीचे यहाँ पर गॉल ब्लैडर है। लीवर के थोड़ा ही नीचे गॉल ब्लैडर है और यहाँ पर एक ऑर्गन है, ग्लैंड, जिसको हम बोल देते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Here, this is a diagram. स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए किया गया है बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो नैरो है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोला गया है क्योंकि वो वाइड है। स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से है, दिस वन। दिस इज द शेप ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द स्टमक, लाइक दिस वे, ऐसे ये शेप है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की शेप है और that is very dense adjusted in the abdomen because this one long near about 6.25 meter long. So this is the human digestive system diagram. Here the nose, then here this one the mouth, here esophagus, esophagus को हम फूड पाइप भी बोल देते हैं। This one stomach, then here is the liver, gallbladder, large, this one pancreas, small intestine, large intestine, rectum, the rectum and anus. So here, अब हम वन बाय वन इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की। Mouth is the one of the organ present in the digestive system and और जो माउथ से हम लोग खाने को इंजेस्ट करते हैं, खाने को अंदर लेके जाते हैं माउथ के जरिए। और माउथ के अंदर अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। वो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं
कि माउथ के अंदर टीथ है। टीथ का काम है टू च्यू द फूड, खाने को चबाना। और टीथ जो है वो हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के हैं, जैसा कि आपने अपनी छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ है। टीथ हमारे माउथ के अंदर 4 काइंड ऑफ हैं, जैसे इंसीजर कटिंग का काम है उनका। इंसीजर आर कटिंग टीथ। कैनाइन दे आर कॉल्ड द टीयरिंग टीथ, वो टीयर करते हैं, खाने को फाड़ते हैं। और मोलर एंड प्रीमोलर दे क्रश एंड ग्राइंड द फूड, वो खाने को क्रश कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। तो ये टीथ का फंक्शन है जो हमारे मुंह के अंदर है। उसके बाद टंग, जीभ, जो हमारे मुंह के अंदर जीभ है उसका क्या काम है? जीभ जो है वो खाने को पुश करने का काम करती है। जो खाना हमने चबा लिया उसको पुश करेगी हमारी टंग, और पुश करके उसको अंदर धकेलेगी, खाने को अंदर फूड पाइप की तरफ पुश करेगी। देन और काम है टंग का हमारे, कि हमारी टंग जो है वो हमारे मुंह को क्लीन भी करती है। सपोज कि आपने बिस्किट खा लिया और वो बिस्किट आपके माउथ में कहीं भी अपर जा के पास या लोअर जा के पास फंस जाता है, तो आप जीभ से उसको साफ कर सकते हैं। तो टंग हमारी मुंह को क्लीन करने का भी काम करती है। तो 2 काम हो गए टंग के। पहला तो ये हेल्प करती है स्वेलो करने में, खाने को निगलने में हेल्प करती है। दूसरा जो फंक्शन हो गया टंग का, दूसरा फंक्शन ये हो गया कि ये हमारे माउथ को क्लीन करती है। इट एक्ट एज ए ब्रश की तरह काम करती है। थर्ड जो माउथ के अंदर है वो है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड जो है वो एक जूस छोड़ता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। ये सलाइवा जो है ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा सलाइवा शुगर के अंदर। जैसे मान लो आपने एक ब्रेड ले ली, ब्रेड का टुकड़ा ले लो एक, या रोटी का टुकड़ा ले लो, उसको बिल्कुल सूखा ही आपने अपने मुंह के अंदर डालना है और फिर उसको चबाना है। जब आप थोड़े से टाइम के लिए उसको चबाते हो मुंह के अंदर, तो वो टुकड़ा जो है वो आपके मुंह के अंदर आपको मीठा लगने शुरू हो जाता है। वो इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि हमारे मुंह के अंदर ग्लैंड रहता है, सैलिवरी ग्लैंड, जो जूस छोड़ते रहते हैं सलाइवा, विच कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू शुगर। तो ये हमने माउथ की बात की, जो फर्स्ट ऑर्गन है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा कि माउथ के अंदर ही पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट हो गई। उसके बाद सेकंड जो ऑर्गन है वो है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस फूड पाइप बोल देते हैं ईसोफेगस को। ईसोफेगस से फूड जो है वो हमारे स्टमक में आता है। कैसे आएगा? उस मूवमेंट को, जिस मूवमेंट के सहारे ये हमारे स्टमक में आता है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? हमारी जो फूड पाइप है वो खाने को पुश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी, और फिर जो खाना हमने खाया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड टू मूव द फूड इनसाइड द फूड पाइप इज नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद देन द फूड मूव्स डाउन इन द स्टमक, और फिर खाना जो है वो हमारे स्टमक के अंदर आ जाता है। स्टमक जो है इसकी जो मसल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है स्टमक पे, एंड इट मेक द पेस्ट ऑफ द फूड। जैसे हम खड़े हैं या हम बैठे हैं, कभी हम आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मसल जो है स्टमक के वो क्या बना देते हैं? वो पेस्ट बना देते हैं खाने का, जो हमने च्यू करके यहाँ भेजा है। यहीं पर स्टमक में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। अगर हमने हमारे खाने के साथ कुछ जर्म चले गए हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उन जर्म को जला देगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, जिससे कि हमारे बॉडी पार्ट्स प्रोटेक्ट रहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो जूस छोड़ते रहते हैं, और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड के
जूस से, जो जूस बोलते हैं उसको बोल देते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के जूस को गैस्ट्रिक जूस। वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो स्टमक के अंदर होती है। स्टमक जो है वो पार्शियली चीज़ों को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, कई ड्रग्स को, अल्कोहल को एब्जॉर्ब कर लेता है स्टमक हमारा स्टमक जो है वो एस्पिरिन जैसी कई ड्रग्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद फूड जो है वो मूव करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंच जाता है तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन ही है द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। यहाँ पर खाने की कंप्लीट डाइजेशन होगी। और कैसे होगी? यहाँ से लीवर एक जूस छोड़ेगा, बाइल जूस बोलेंगे उसको। वो बाइल जूस यहाँ गॉल ब्लैडर के अंदर जमा होता रहता है, स्टोर होता रहता है, और गॉल ब्लैडर से वो फिर हमारे खाने के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होगा और हमारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देगा। साथ में पैनक्रियाज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ये पैनक्रियाज जो है जो जूस छोड़ेगा वो पैनक्रियाटिक जूस है। तो पैनक्रियाटिक जूस हमारे खाने में मिलके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देगा और फिर खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उन वॉल्स में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो खाने को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो खाना हमारे सेल में चला जाता है। और सेल के अंदर रेस्पिरेशन की एक प्रक्रिया होती है। वो हम जब नेक्स्ट न्यूट्रिशन के बाद जब हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचकर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच के जो एक्स्ट्रा वाटर है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो विली है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एक्स्ट्रा वाटर, और फिर खाना जो है वो रेक्टम में चला जाता है एंड द वेस्ट मटेरियल गो आउट थ्रू एनएस से वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। कभी कभी CBSE जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेती है, एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसके सारे ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं और ऑर्गन्स के नाम लिख के इसको इस तरह से आपने बोल देना है, लिख देना है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ईट द फूड या इंजेस्ट द फूड, देन वी च्यू द फूड इन द माउथ, देयर आर द सैलिवरी ग्लैंड which secrete the juice saliva and convert the starch into sugar, then food moves down in the stomach. In the stomach, the strong muscles of the stomach make the paste of the food and the gastric gland secrete the juice, gastric juice, and that help to digest the fats and carbohydrates. Then the food moves down in the small intestine. In the small intestine, many juices and enzymes mix with the food. Liver secretes the juice, bile juice, and that store in the gallbladder and mix with the food and help in the digestion of the carbohydrates and fats. Pancreas secretes the juice, pancreatic juice, and that mix with the food and help in the digestion of the protein. Then digested food is absorbed in the small intestine. And in the small intestine, after absorbing the food, the undigested food moves down in the large intestine. In the large intestine, extra water is absorbed and waste material go out through anus. ये जो यहाँ माउथ से लेकर एनस तक ये एक पाइप है, लंबी पाइप, नियर अबाउट 9 मीटर। 9 मीटर की एक पाइप है जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर शुरू हुई है। इस पाइप को हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये माउथ से स्टार्ट होगी और ये
एलिमेंट्री कैनाल जो है वो नियर अबाउट 9 मीटर लॉन्ग है। हमारी जो ईसोफेगस है नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर है। स्टमक जो है वो वाइड ग्लैंड है एलिमेंट्री कैनाल का। उसके बाद हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लॉन्ग है, काफ़ी लॉन्ग है, नैरो है इसलिए स्मॉल बोला गया, नियर अबाउट 6.25 मीटर। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये है 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इसलिए बोला गया बिकॉज ऑफ वाइडनेस, इसकी वाइडनेस। तो ये आज हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। आशा है कि आपको समझ आएगा। थैंक यू।